गद्दारांच्या समोर उभा आहे आणि सांगतोय त्यांना आम्ही कम ऑन किल मी असेल हिम्मत तरी या अंगावर कम ऑन किल मी, कम ऑन किल मी. इंग्लिश पिक्चर बघून आले असतं वाटतं. हा पण मला एकच सांगायचं आहे, मरे हुए को क्या मारना है. किती प्रयत्न चालले, होणारच नाही. अरे तुला काय करायचं, तुला नाही होत, आमचं आम्ही बघू ना, आम्ही बघू आमचं काय करायचं ते. हम किसको छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ते नहीं. नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है. मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज. इस वक्त मैं मुंबई के वर्ली इलाके में हूं, NSCI के बाहर, जहां पर देर शाम एकनाथ शिंदे की रैली हुई. स्थापना दिवस है आज. शिवसेना का 59 साल की शिवसेना हो चुकी है और जब से दो धड़ों में शिवसेना बटी है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग अलग स्थापना दिवस के मौके पर रैलियां करते नजर आते हैं. देर शाम आज दोनों ही गुटों की ओर से रैलियां हुई और सेंटर में इनके भाषणों में राज ठाकरे दिखते नजर आए. एक तरह से साफ इशारा उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कर दिया कि भाई के साथ फिर से मिलाप करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ बाधाएं आ रही हैं क्योंकि आने वाले निकाय चुनावों को देखते हुए सभी दलों की करीबी एक तरह से राज ठाकरे के साथ नजर आ रही है. इस फेहरिस्त में बीजेपी तो है ही, एकनाथ शिंदे भी नजर आए थे. तो एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में तंज भी कसा, जो युति को लेकर इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए. लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यही उठता है कि राज ठाकरे निकाय चुनावों में कितने प्रभावी हैं कि वो सभी दलों के इतने प्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं. तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर दोनों ही गुटों की ओर से भाषणों की क्या मुख्य बातें रही. मौका हो शक्ति प्रदर्शन का तो उद्धव शिंदे के भाषण में फिल्मी तेवर दिख ही जाते हैं. 59 साल की हुई एक शिवसेना के दो दावेदार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने मुंबई में दो अलग अलग रैलियां की. शुरुआत उद्धव ठाकरे के गरज बरस भाषण से हुई, पर चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन की तैयारियों पर उनके साफ इशारों ने सुर्खियां बना दी. महाराष्ट्र और आपके मन में जो है वही होगा. कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए, मराठी लोग एक साथ ना आए, इसलिए मालिक के कुछ लोग होटल में मिल रहे हैं. वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन ना हो, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे. किती प्रयत्न चालले, होणारच नाही. अरे तुला काय करायचं, तुला नाही होत, आमचं आम्ही बघू ना, आम्ही बघू आमचं काय करायचं ते. वैसे उद्धव की जिस भाई राज ठाकरे से मिलाप की आस है, वो हाल के दिनों में कईयों से मेल मिलाप कर चुके हैं. फेहरिस्त में एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, इसलिए भाषण में शिंदे का तंज भी लाजमी था. मोदी जी ने हिंदुत्व के विचार छोड़ने वाले की ऐसी हालत हो गई है कि युती करते फिरते हैं. आपके साथ कोई नहीं खड़ा है. मला म्हणून त्याच्यावर श्रीकांतने बरंच सांगितलेलं आहे, मिलिंदने सांगितलंय. मी आता शिवसेना के स्थापना दिवस पर दोनों धड़ों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राज ठाकरे के नाम ने सुर्खियां बटोरी. ऐसे में राज ठाकरे खुश तो जरूर होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में राज ठाकरे कितने असरदार हैं, ये तो MNS के राजनीतिक सफर से समझना मुश्किल नहीं है. कैमरामैन विजय के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई. AI-171 विमान हादसे में जिन 12 क्रू सदस्यों की जान गई, उनमें से 9 क्रू सदस्य मुंबई महाराष्ट्र से ही थे. एक एक करके उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं. 32 साल के युवा को पायलट क्लाइव कुंदर भी मुंबई से थे और 7 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा तो संगीत की सलामी दी गई. देखिए. संगीत की सलामी और शांत नम आंखों से आखिरी विदाई. एक हफ्ते के इंतजार के बाद AI-171 के युवा को पायलट क्लाइव कुंदर का पार्थिव शरीर भी उनके घर मुंबई पहुंचा. दोस्त, परिवार और करीबी पड़ोसियों की मौजूदगी में उन्हें भावुक विदाई दी गई. वह बहुत महत्वाकांक्षी थे, एक अद्भुत इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कोई अहंकार नहीं था. यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह चले गए हैं. क्लाइव 2017 से एयर इंडिया से जुड़े थे. उन्हें 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था.
12 जून को हुए विमान हादसे में वो AI-171 के मेन पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के साथ को पायलट के तौर पर कॉकपिट में थे। हम साथ में वर्कआउट करते थे और साथ में यात्रा करते थे। वो दोस्त से बढ़कर था, वह परिवार जैसा था। हम टूट चुके हैं। एक और युवा जिंदगी जो उड़ान को अपना पैशन समझती थी, 27 साल की फ्लाइट अटेंडेंट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर रोशनी सोनघरे भी जब यूं ताबूत में बंद डोंबिवली अपने घर लाई गईं, तो हर तरफ आंसुओं और टूटती हिम्मत का ही नजारा था। रोशनी की नवंबर में सगाई और अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी। बिटिया की अधूरी जिंदगी का ये सफर परिवार के लिए कभी न मिटने वाला जख्म है। विमान हादसे में जान गंवाने वालों का एक एक कर उनके घर पहुंचता पार्थिव शरीर 12 जून के खौफनाक मंजर को रह रहकर कुरेद रहा है। मुंबई से राधिका रामास्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विमान हादसे के बाद यात्रियों का भरोसा पूरी तरह से हिल चुका है, न सिर्फ हवाई यात्रा को लेकर बल्कि बोइंग विमानों को लेकर भी। डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो कैंसिलेशन की दर है वो 15 से 20% तक बढ़ी है। मुंबई से आपको सुजाता द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नम्रता दानी को बेटे ध्रुवीन को मुंबई से चेन्नई भेजना था। टिकट एयर इंडिया का था, लेकिन हाल ही की घटनाओं से डरी मां ने आखिरी पल में इंडिगो का टिकट ले लिया। ये सिर्फ एक मां का नहीं, आज हर मुसाफिर का डर बन चुका है। परसों ही मेरा बेटा गया चेन्नई, तो बोला कि एयर इंडिया की फ्लाइट में मत जाओ। हम पहला क्वेश्चन किया कि भाई एयर इंडिया की मतलब दूसरी फ्लाइट तुम चूज करो, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई जानने वाला नहीं है, सुरक्षित नहीं है। शीतल त्रिपाठी ने कभी नहीं सोचा था कि उड़ान से पहले जहाज का नाम देखना जरूरी होगा। पहले सिर्फ टाइम देखा करती थी, अब हर डिटेल पढ़ती है कि बोइंग है या एयरबस। हालिया हादसे ने उड़ान से पहले उनके भरोसे को हिला दिया है। ऑनेस्टली डर तो लगता है, एक एंजाइटी है, ठीक है। आप उड़ने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप काम करते हो, आपको जाना ही पड़ेगा। रेलवेज की हालत ऐसी है कि आपको बुकिंग्स मिलती नहीं है, एंड टाइम को बचाने के लिए आदमी इसी का सहारा था, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम्स के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपको फ्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अब डेस्टिनेशन से ज़्यादा डर इस बात का है अपनी सेफ्टी का, कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हम पर्टिकुलरली मैं बताऊं, इसके पहले मैंने कभी भी टिकट बुक करते ये नहीं देखा था कि ये बोइंग है या एयरबस है। अब ये इम्पैक्ट इतना है कि आप अब देखने लगे हो कि भाई बोइंग में ऐसा हो रहा है। जो कोई भी एयरलाइंस होगी, इस तरह से जो प्रॉब्लम रहेगा टेक्निकल और इतनी जाने जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई घबराएगा। अभी मैं ही प्लानिंग कर रहा हूँ अक्टूबर में जाने के लिए मेरी बेटी के पास, तो सोच रहा हूँ क्या किधर इसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फ्लाइट क्रैश के बाद ट्रैवल एजेंट्स के दफ्तरों में हलचल बढ़ गई है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बुकिंग्स की फेरबदल, ग्राहक अपने प्लान बदलते नजर आ रहे हैं। मेक माई ट्रिप के साथ काम करने वाले क्वालिटी ट्रैवल्स बताते हैं कि हादसे के बाद कैंसिलेशन का असर दिख रहा है। कैंसिलेशन तो डेफिनेटली हो रहा है, और प्रोएक्टिवली इसको दोनों साइड पे, चाहे कंज्यूमर्स हो या एज अ ब्रांड एयर इंडिया हो, इन्होंने भी कुछ बड़े फ्लाइट्स को अपने कैंसिल किया है, उसमें रिफंड इनिशिएट करने का उन्होंने प्रोग्रेस किया है। कस्टमर्स भी कुछ इसमें अपनी फ़्लाइट्स को, जो कि स्पेसिफाइड जो बड़े फ्लीट्स है या लॉन्गर ड्यूरेशन जो चलते हैं, उनको कस्टमर्स को लेके थोड़ा सा ऐसे डिसबिलीव हुआ है कि इनिशियली थोड़ा सा उसको स्टॉप लेते हैं, व्हेन थिंग्स आर सेटल थोड़ा सा उसको उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो उस केस को लेकर के कुछ कैंसिलेशंस हमें कस्टमर्स भी दे रहे हैं, कुछ कैंसिलेशन एयर इंडिया ने भी किया है। AI-171 हादसे के बाद हमने ट्रैवल कंपनी से जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि इंटरनेशनल बुकिंग्स में 30 से 35% तक गिरावट दर्ज की गई है। 6 दिनों में एयर इंडिया की 20 से 25% उड़ानें यात्रियों ने रद्द की या टाली हैं। अंतिम समय पर फ्लाइट रद्द होने से ट्रैवल पैकेज महंगे और अनिश्चित हो गए हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बुकिंग में तेज गिरावट देखी गई है। एयर इंडिया ने अमेरिका, यूरोप के लिए 15% लंबी उड़ानें रद्द की हैं। एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट की दरें अब एतिहाद और एमिरेट्स के बराबर हो गई हैं। दूसरी एयरलाइनों की सीटें कम, किराया ज्यादा होने के चलते यात्री परेशान हैं। एयर इंडिया के रिफंड और रीबुकिंग देने के बावजूद यात्रियों में असमंजस बना हुआ है। AI-171 के हादसे के बाद यात्रियों में डर बढ़ा है। एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि हादसे के पीछे तकनीक से ज्यादा मेंटेनेंस में लापरवाही और स्टाफ की भारी कमी जैसे व्यवस्थागत खामियां हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा पैसेंजर्स का कि जो डर जो बैठ गया है पैसेंजर के दिमाग में, वो एक वाजिब डर है। और ये डर जो है एयरलाइंस अपनी एक्टिविटी से, अपनी फंक्शनिंग से और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से और
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन सब का एक मिला जुला जो एक्शन होगा, कितना फास्ट होता है, कितना जो ग्राउंड पे दिखे लोगों को कि हाँ एक्चुअल में कुछ चेंज हो रहा है, जब तक वो नहीं होगा, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये जिम्मेदारी है एयरलाइंस की कि किस तरीके से वो पैसेंजर्स को कन्वे करते हैं कि देखिए जी हमने ये सब इम्प्रूवमेंट किए हैं और इसके इंडिकेटर्स ये हैं, ये हमने चेंज लाए हैं फंक्शनिंग में, ये हम लाए हैं ऑपरेशंस में, ये हम लाए हैं सेफ्टी मेजर्स में, और ये हम चेंज लाए हैं पैसेंजर कंफर्ट में। जब तक ये सब ग्राउंड पे नहीं दिखेगा, मैं नहीं समझता कि पैसेंजर कन्विंस होगा। एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद अब यात्रियों का भरोसा एयरलाइन से ज्यादा डीजीसीए और एविएशन इंडस्ट्री की जवाबदेही पर है। भारत में हर दिन लगभग 4,500 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, जिनमें से 18% बोइंग के एयरक्राफ्ट है। हादसे के बाद लगभग 700 से ज्यादा के मॉड्यूल्स पर अब निगरानी बढ़ा दी गई है। देखना होगा कि आखिर कब इन एयरलाइन और रेगुलेटर्स द्वारा यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है और ना कि किस्मत के भरोसे वाली उड़ान। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक ऐसा विमान हादसा जिसने सिर्फ दीवारें नहीं गिराई बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दिखाते हैं आपको एनडीटीवी की एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक चश्मदीद छात्र की जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में खाना खा रहे थे, जिस पर आकर प्लेन गिरा। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की कोई मिसाइल है, हमें जब मैंने देखा कि ऊपर कार सूटकेस फटे हुए हैं लोगों के, तो मुझे थोड़ा एक शक था कि हाँ सर ये प्लेन क्रैश हुआ। अगर हो भी पाई अगर नॉर्मल लाइफ तो काफ़ी समय लेगी, क्योंकि हमें वो इंसिडेंट याद आएगा। हम खाना खाने जाएंगे, हम अपने फ्लैट पे आएंगे, हम क्लास में बैठे हैं, हमारे बैचमेट कुछ हमारे साथ नहीं है। मेंटल सपोर्ट मिलता है सर, ऐसे आपके देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए हैं, फिर सर उन्होंने बोला आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, खुद डॉक्टर ही हैं, आपको सब पता ही है कितने दिन में आप सही हो जाओगे और घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार की तरफ से सारी मदद करी जाएगी। ये शब्द हैं MBBS सेकेंड ईयर के छात्र केशव भडाना के, जो हादसे के वक्त अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। तब अचानक प्लेन आकर हॉस्टल से टकराया। काफ़ी एकदम से डर था, एकदम से कि हम तो बैठे ही थे अभी कि एकदम से हम सब कुछ सही था, हम बाहर से अंदर आए हैं बिल्डिंग में, एकदम से हमारे ऊपर दीवार और ये छत गिरने लगी। तो सर हमने अपना फेस और जो भी हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं वो कवर करा। केशव के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। मेस में 50 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। अचानक दीवारें हिलने लगी, छत गिर गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने खिड़की में से देखा तो मुझे लगा शायद धूल भरी आंधी, एकदम से तूफान, फिर अर्थक्वेक है या फिर पाकिस्तान की कोई मिसाइल है। हमें सर उस टाइम पे जो भी दिमाग में आ रहा था वो यही सब था। और सर जब मैंने अपना फेस क्लियर करा, अपने हाथों को हटाया फेस से, जब मैंने देखा कि ऊपर कार सूटकेस फटे हुए हैं लोगों के, तो मुझे थोड़ा एक शक था कि हाँ सर ये प्लेन क्रैश हुआ। एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक था, तो मेरा माइंड उस तरफ गया कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है। केशव फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हादसे में उन्हें गहरी चोटें आई थी, हाथ पैर सिर में जख्म है, पैर मलबे में दब गए। उन्हें उसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां वे पढ़ाई कर रहे थे। मेस पे हम करीब 50 बच्चे खाना खा रहे थे उस टाइम पे, आते जाते रहते हैं बच्चे, और हमारे टेबल पे करीब सर हम छः बच्चे बैठे थे हम सर। और सर उस टाइम जैसे ही गिरा तो जो बच्चे सही थे उनने सबसे पहले अपना एग्जिट की तरफ रास्ता लिया, और जिनको चोट थी उनने बचाओ, जो दबे हुए थे उनकी चीख पुकार, और सर जो एक धूल से अंधेरा भी वहाँ पे छा गया था सर। और पीछे से दूसरी दुर्घटना ये हुई सर कि मेस के जो सिलेंडर हैं जिनमें खाना बनता है सर, वो ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। तो एक नया हड़कंप वहाँ से भी मचा बच्चों में कि यहाँ से निकलो, जल्दी से एग्जिट की तरफ बढ़े सब। और कुछ लोगों ने हमें बचाने की मदद करी, हमें कोशिश करी हमें बचाने की। और सर काफ़ी दर्दनाक मंजर था सर। आपने बहुत सारे अपने दोस्त खोए, वहाँ पर कई लोग जो है आपके टेबल के अलावा दूसरे टेबल पर जो बैठे हुए थे उनकी मौत हुई। आपने कोई ऐसा आपका खास क्लोज फ्रेंड है जो आपने खोया हो? हाँ सर, हमारे बैचमेट्स कुछ हमने खो दिए हैं काफ़ी। हम एक साथ ही हम पढ़ते थे, एक साथ हमारा एडमिशन हुआ। और सर काफ़ी ये बड़ा सदमा है आपके लिए? हाँ सर, बड़ा सदमा है, हमें याद आती है सर। केशव बताते हैं कि अगले दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बातचीत कर हौसला बढ़ाया और कहा, तुम तो डॉक्टर हो,
जल्द ही ठीक हो जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे से आए थे मिलने सर, मुझे याद है मैं सुबह सुबह एकदम सो के उठा था तो मोदी जी मेरे साथ खड़े थे। एक मेंटल सपोर्ट मिलता है सर, ऐसे आपके देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा में भी स्पेसिफिक कहाँ के रहने वाले हैं, फरीदाबाद से हो आप। और सर फिर हमें बताया कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी हमारे साथ। और कब कितने साल से आप यहाँ पे MBBS कर रहे हो, कहाँ रहते हो, कैसे सब कुछ मैनेज करते हो। फिर सर उन्होंने बोला आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, खुद डॉक्टर ही हैं आप, तो आपको सब पता ही है कितने दिन में आप सही हो जाओगे और घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार की तरफ से सारी मदद करी जाएंगी। केशव आज भी सदमे में हैं। कहते हैं हम दोबारा क्लास में बैठेंगे, मेस में जाएंगे, लेकिन कुछ साथी हमेशा के लिए पीछे छूट गए हैं। नॉर्मल लाइफ तो मुझे लगता है काफ़ी समय, अगर हो भी पाई अगर नॉर्मल लाइफ तो काफ़ी समय लेगी, क्योंकि हमें वो इंसिडेंट याद आएगा। हम खाना खाने जाएंगे, हम अपने फ्लैट पे आएंगे, हम क्लास में बैठे हैं, हमारे बैचमेट कुछ हमारे साथ नहीं है, तो सर ये तो काफ़ी दुखद रहेगा सर। और मैस में उसी में जाना, उसी टाइम वो हमारा खाने का टाइम है सर, एक मतलब हमारे लिए वो इन्जॉयमेंट रहता था, पढ़ाई से हम एस्केप करके वहाँ पे जाते थे। तो सर अब वहाँ पे भी एक ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर रहेगा सर कि यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हुई। केशव के लिए हादसे के वक्त बाहर निकलना मुश्किल नहीं था, जितना इस भयानक हादसे की यादों से बाहर आना होगा। फरीदाबाद से कैमरामैन मुकेश पटेल के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।